हेलो एवरीवन, देखिए अब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे। देखो एडियाबैटिक नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि जो वॉल्स होंगी इसमें कंटेनर की वो कैसी होंगी, एडियाबैटिक होंगी, यानी कि नॉन कंडक्टिंग होगी, है ना। जैसे कि आपने देखी होंगी जो थर्मस होती है ना पानी वाली, वो कैसी होती है, एडियाबैटिक वॉल्स वाली होती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, उसमें गर्म है पानी तो गर्म ही रहता है, या ठंडा है तो ठंडा ही रहता है ना, कुछ टाइम तक रहता है लेकिन रहता तो है ही है ना। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में देखो यहाँ पर जो कहानी हमें समझ में आनी चाहिए वो क्या है कि जो हीट का जो एक्सचेंज है वो नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे आपने थर्मस वाली बात करी है जो बोतल की, तो उसमें भी अगर अंदर पानी है, ठंडा है, ठीक है, तो बाहर से हीट उसमें अंदर नहीं जा रही है, उसे गर्म करते। या फिर अगर गर्म पानी है तब भी बाहर से जो या फिर अगर गर्म पानी है तो अंदर से हीट बाहर नहीं जा रही है ना। तो यानी कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो एडियाबैटिक में यही लिख रखा है, द प्रोसेस इन विच द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज बट देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम ये हो गया जहाँ गैस है, और सराउंडिंग बाहर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे इसमें जो हमने एग्जांपल लिया कि एक कंटेनर है जिसकी कैसी हैं वॉल्स, नॉन कंडक्टिंग है या फिर एडियाबैटिक बोलें। अब इसमें भी पिस्टन क्या करेगा, जैसे कि आइसोथर्मल में हमने समझा था एक्सपेंशन और कंप्रेशन होगा। ठीक है, जब हम कंप्रेशन करेंगे तो यानी कि वर्क डन होगा ऑन द गैस। अब इसके लिए भी अगर यहाँ पर हम बनाएं छोटा सा डायग्राम कि आपको समझ में आए। ठीक है, पहले ये है हमारे पास, एक तरह से ये समझो। ठीक है, जब इसको कंप्रेस किया आपने तो कंप्रेस करने के बाद ये इतना हो गया, यहाँ आई ये। ठीक है, तो यहाँ ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब जब कंप्रेशन हुआ तो ये पास पास आ गए मॉलिक्यूल्स, है ना। तो जब पास पास आते हैं तो इनमें हुआ क्या, इनका मोशन बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपस में और ज़्यादा टकराते हैं, है ना, यही चीज़ होती है। तो यानी कि यहाँ पर इतना तो आपको पता ही है ना कहानी की, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, एक कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, यहाँ मेन हमें बात क्या करनी है कि जब हमने यहाँ पर देखा कि कंप्रेशन किया तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं पास पास आ गए। अब पास पास आने से क्या हुआ, इनकी इंटरनल एनर्जी जो हम कहते हैं वो बढ़ गई, एक तरह से हम ये बोलते हैं। ठीक है ना, आपस में क्या हुआ इनका, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोशन हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है ना, तो अब होगा क्या, देखो मॉलिक्यूल्स तो उतनी है जितने यहाँ थे उतनी ही है, लेकिन यहाँ पर ये कंजस्टेड हो गए। ठीक है ना, तो मोशन तेज हो गया इनका, आपस में टकरा रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, हीट क्रिएट होगी, हीट क्रिएट होगी। हीट क्रिएट होगी तो मतलब क्या, जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको बोला था कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना। जैसे कि मैंने आइसोथर्मल में बोला था, क्या बोला था कि जब कंप्रेशन करते हो आप तो यहाँ पर क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं आपके पास पास होते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। क्योंकि सिंपल सी एक बात है ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर हीट बढ़ गई। और आइसोथर्मल में हीट एक्सचेंज हो जाती थी क्योंकि वहाँ पर क्या थी, हमारी डायथर्मिक वॉल्स थी। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है वही बात, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हीट जो है वो बाहर जाएगी ही नहीं, बाहर नहीं जाएगी तो जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वो इंक्रीज़ ही रहेगा। वहाँ पर क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, तो हम कह रहे थे हीट क्या हो रही है, बाहर जा रही है। टेम्परेचर हीट समझ रहे हो ना, एक ही बात है। यहाँ पर अगर समझने की बात हम करें तो भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हीट बढ़ रही है, वहाँ हीट बढ़ रही है तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमने कहा था इंटरनल एनर्जी का जो रिलेशन है वो किससे है, टेम्परेचर से है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इंटरनल एनर्जी को हम रिलेट करते हैं टेम्परेचर से। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है कैसे, मतलब इनका मोशन बढ़ रहा है, ये मॉलिक्यूल्स पास पास भी हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी भी इनकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ रहे हो इतनी बात। तो इंटरनल एनर्जी है क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वो बढ़ रही है इनकी। तो यानी कि टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़। अब हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हीट इंक्रीज़ हो रही है। अब हीट इंक्रीज़ हो रही है तो वो हीट कहाँ, बाहर तो जा नहीं रही है। अब अगर वो बाहर नहीं जा रही है, अंदर ही है हीट, तो यानी कि उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर हम जो बात बोल रहे हैं एडियाबैटिक में, तो हम इस तरीके से बोलेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इसकी बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी कंप्रेशन पे बढ़ गई तो इसका मतलब टेम्परेचर जो हीट है जो यहाँ पर वो क्या हो रही है, हमारी बाहर जा नहीं सकती क्योंकि हमारी एडियाबैटिक वॉल्स हैं, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। आइसोथर्मल में भी कहानी यही थी, बस वहाँ हम क्या बोल रहे थे कि ये जो है कहानी की कंप्रेशन पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर से रिलेट कर रहे थे। यहाँ इंटरनल एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर रिलेट कर रहे थे, बात एक ही थी। ठीक है ना, तो वहाँ हम बोल रहे थे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा हीट जो है वहाँ की बाहर चली जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो मतलब हीट है, हीट क्या है, बाहर चली जाएगी, तो वो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि कांस्टेंट पे आ जाता है जो था पहले। तो वहाँ पर तो एक्सचेंज होती थी, यहाँ एक्सचेंज नहीं है। इससे पिछली वीडियो जरूर देख लेना, यहाँ एक्सचेंज नहीं है, कहानी वही हो रही है, बस क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रही है, बाहर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है तो अंदर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ रहेगा। अब अगर हम कंप्रेशन की बात कर चुके हैं तो यहाँ पर अब बात करो ज़रा किसकी, एक्सपेंशन की। अब एक्सपेंशन में क्या होगा, देखो जब एक्सपेंशन हो रही है, और ये तो आपको मैंने बहुत बार बोला ही है, जब कंप्रेशन है तब टेम्परेचर क्या होगा बताओ,
डिक्रीज़ होगा, है ना, टेम्परेचर, सॉरी डिक्रीज़ कह रहा हूँ, इंक्रीज़ होगा। जब कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, या वॉल्यूम कह दो हम, क्या होता है, कम हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, किसके केस में, कंप्रेशन के केस में। यहाँ भी यही तो हो रहा है। आइसोथर्मल में तो क्या होती है कि वो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जो हुआ, यानी कि हीट जो आई वो बाहर चल जाती थी, तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता था। यहाँ पर तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये कैसी बोल हैं आपकी, हमारे पास एडियाबैटिक है, ठीक है ना, एडियाबैटिक है यानी कि नॉन कंडक्टिंग है। क्लियर, तो इसमें तो जाएंगे नहीं, तो बात वही है, सिंपल सी, ठीक है। अब जब हम एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो गई। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज़ मतलब क्या हो रहा है कि ये ठंडी है यहाँ पर, है ना, ठंडी है मतलब कि अब इसको अगर हीट बाहर से दें हम, तभी इसका टेम्परेचर नॉर्मल रह सकता है, लेकिन बाहर से तो हीट आएगी नहीं, क्योंकि डायथर्मिक, सॉरी एडियाबैटिक बोल है, क्योंकि क्या है यहाँ पर, ये एडियाबैटिक बोल है। एडियाबैटिक बोल है तो बाहर से हीट अंदर थोड़ी आएगी। जबकि आइसोथर्मल में क्या होता था, इस केस में अंदर जो है हीट आ जाती थी। क्लियर है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ तो क्या होता था, आइसोथर्मल में बाहर से हीट अंदर चली गई तो वो टेम्परेचर क्या कर देती थी, नॉर्मल कर देती थी। डिक्रीज इन टेम्परेचर को क्या कर देती थी, नॉर्मल कर देती थी, बढ़ा देती थी, रूम टेम्परेचर पे ले आती थी, या फिर जो सराउंडिंग है उसको ले आती थी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, एक तरह से मैं कहूँगा क्या, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। अब वो टेम्परेचर डिक्रीज़ अगर हुआ है, वो जो है इंक्रीज़ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बाहर से हीट आ नहीं सकती। तो डिक्रीज़ इन टेम्परेचर मतलब क्या है, वो ठंडी हुई है वहाँ पर गैस। क्लियर है, तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कंसीडर अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर हैविंग परफेक्टली इंसुलेटेड वॉल्स हैं। सपोज व्हेन द गैस इज़ कंप्रेस्ड, जब गैस को कंप्रेस किया ये वाले केस में, तो वर्क इज़ डन ऑन द गैस हुई है, एंड दिस इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई, मोशन भी बढ़ जाता है इनका, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ हमारे पास, जो इंटरनल एनर्जी तो क्या हो गई, बढ़ गई। उसकी वजह से क्या हुआ, अब वहाँ पर हीट भी बढ़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बोला, इंटरनल एनर्जी जो है रिलेट करती है टेम्परेचर से, टेम्परेचर वहाँ का बढ़ गया, मतलब एक तरह से हीट बढ़ गई। अब हीट तो है बाहर जा नहीं सकती, क्योंकि हमारी वॉल्स कैसी हैं, हमारी एडियाबैटिक है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ कर गया। तो कहानी आइसोथर्मल एडियाबैटिक वाली सेम है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट नहीं एक्सचेंज हो रही। वहाँ हीट एक्सचेंज हो जाती थी, इसलिए जो था टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता था। यहाँ ये काम नहीं हो रहा, बस यही है, बस और कुछ नहीं है। कहीं समझो, कई बच्चे समझते हैं यार वहाँ पर तो बात हो रही थी कि जो है हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ हम पहले बोल रहे थे, कंप्रेशन है तो टेम्परेचर जो है हमारा इंक्रीज़ कर देगा और हीट हमारी बाहर चली जाएगी, जिसकी वजह से रूम जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी हमारी इंक्रीज़ हो गई और हीट जो है वो बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से टेम्परेचर हम क्या कहेंगे, इंक्रीज़ कहेंगे। तो ये दिस इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, दिस इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी, इंटरनल एनर्जी रिलेट है ही टेम्परेचर की बात। लेकिन यहाँ हमें समझाना है कि भाई इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ गई तो हम क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया वहाँ, यानी कि हीट बढ़ गई। तो अब हीट कैन नॉट एस्केप, अब हीट तो बाहर जा नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर जो है गैस का इंक्रीज़ हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई मतलब क्या, हीट आ गई वहाँ, ठीक है। ऐसे ही हमने कहा कि गैस जो है एक्सपेंड कर रही है जब, तो वर्क डन कौन कर रहा है, बाय द गैस हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस ने ऊपर कर किया इसको, ठीक है। एज द हीट कैन नॉट एंटर द सिस्टम, कई बच्चे कहते हैं ऊपर कैसे किया, यहाँ नॉर्मल था। भाई यहाँ कुछ आपने वेट लगाया होगा ना कुछ चीज़ का, जिससे ये यहाँ पर फिक्स था। जब हमने क्या किया इसमें कंप्रेशन किया तो बाहर से किया, वर्क डन किया ऑन द गैस। अब ये गैस ही इस पे कर रही है वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस है, पिस्टन पे जो हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी क्या करके डिक्रीज़ करके, क्योंकि यहाँ मोशन भी क्या हो गया हमारा, कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि दूर दूर हो गए ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करके, तो मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर डिक्रीज़ कर गया, है ना, रिलेटेड टू अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें। अब टेम्परेचर डिक्रीज़ अगर कर रहा है तो हीट तो वहाँ एंटर नहीं कर सकती ना सिस्टम में, ठीक है ना, क्योंकि हमारी कैसी एडियाबैटिक वॉल है, तो एंटर नहीं कर सकती, तो टेम्परेचर जो है गैस का वो क्या रहेगा, फॉल रहेगा, यानी कि वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली तो कंडीशन ये है कि एडियाबैटिक वॉल्स होनी चाहिए, ताकि हीट एक्सचेंज ना हो, ठीक है ना, तभी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेगा ना टेम्परेचर, तो समझ लो। और जो प्रोसेस है कंप्रेशन और एक्सपेंशन की, वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्विक, सडन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सडन होगी तो क्या होगा, उसको ज़रा सा भी कोई टाइम नहीं मिलेगा बाहर से लेने का, या जो हम बोलते हैं बाहर से लेने का और बाहर देने का। क्योंकि देख, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर टाइम ज़्यादा हो, जैसे आपने वो थर्मस वाली बोतल देखी होगी, उसमें भी तो यार पानी अगर ठंडा रखा तो वो नॉर्मल हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, थोड़ी देर में होगा, चाहे 8 घंटे 10 घंटे बाद होगा। तो ये प्रोसेस जो होती है क्विक वाली है, ठीक है ना, कभी ये कहानी इनमें होगी। तो यहाँ पर क्विक है, एडियाबैटिक में क्विक होती है प्रोसेस, सडन होती है, और आइसोथर्मल में क्या होती है, स्लोली होती है, दोनों अलग चीज़ें।
ठीक है, बात दोनों की सेम है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। आइसोथर्मल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारी हीट एक्सचेंज होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। लेकिन जो एडियाबैटिक है वहाँ हीट एक्सचेंज नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और डिक्रीज़ करता है। ठीक है, यानी कि कंप्रेशन में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, एक्सपेंशन में हमारा जो है एक्सपेंशन में जो है हमारा टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, समझ में आ रही है चीज़? ठीक है, तो इक्वेशन जो है एडियाबैटिक प्रोसेस की, जैसे आइसोथर्मल की थी पीवी इक्वल टू में कांस्टेंट, इसकी होती है पीवी गामा इज इक्वल टू में कांस्टेंट। ठीक है, अब गामा क्या होता है, गामा होता है रेशो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का अपॉन में मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब आगे आपको बता देंगे मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, और जो है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम तो आपको समझ में आ ही रहा है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन नहीं है आपके पास। ठीक है, लेकिन हाँ बस ये रिलेशन याद रहना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन ये पी एंड वी है। ठीक है, अब इसमें ना रिलेशन जो है हम वेरियस रिलेशन निकाल सकते हैं इसके। जैसे अगर हम निकाल लें इसमें रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अगर ये हम निकालना चाहें तो देखो ये हमें पता ही है, यहाँ पर ये जो है रिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन पी एंड वी वाला रिलेशन है ये। ठीक है, इसकी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो टी और वी के बीच में हम बताओ रिलेशन इसमें कैसे निकाल सकते हैं। देखो पी वी गामा इज इक्वल टू में क्या है, के है हमारे पास। और अगर मैं फॉर जो स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन है 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो इक्वेशन है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, पी वी इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, एन आर टी होता है। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, अगर यहाँ से हम देखें हमें चाहिए रिलेशन टी और वी का, तो यानी कि यहाँ से ये पी नहीं चाहिए, तो पी अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ और इसमें पुट कर दूँ, देखो पी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं एन आर टी अपॉन में वी। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये फर्स्ट मान लो, ये वाली सेकंड मान लो, पुट करो सेकंड को इन फर्स्ट में, तो देखो ज़रा पी की जगह मैं एन आर टी अपॉन में वी रख दूँ, और ये है वी गामा इज इक्वल टू में है के। अब यहाँ से ज़रा देखो, ज़रा सिंपल सी बात समझने की क्या है, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है ना, तो ये रहेगा टी और वी है गामा, और ये v की पावर 1 है ना, ऊपर जाके क्या बन जाएगी v की पावर -1, और ये k जो है इसके नीचे ये आ जाएगा n, और ये r। अब ये n भी कांस्टेंट है और r भी क्या है हमारा कांस्टेंट है। वैसे तो n हमने 1 ले लिया है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं 1 ही कर दूँ इसको, तो n हटा देता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है जी, पहले ही यहाँ से n हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 मोल मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, टी वी गामा, और ये साथ में क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है सेम बेस है तो पावर्स ऐड अप होती हैं, तो यहाँ प्लस और ये -1 है ना, प्लस और -1, तो प्लस माइनस माइनस ये 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये गामा है, गामा। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, बिकॉज ये पूरा ही क्या है, कांस्टेंट हो गया। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास टी वी की पावर गामा -1 ये आ गया। ठीक है जी, और इसका एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं किसके बीच में, अगर हम निकाल लें इसमें रिलेशन बिटवीन P एंड T, तो यानी कि अब हमारे पास जो इक्वेशन है एडियाबैटिक के लिए वो है पी वी गामा इज इक्वल टू में K। तो यहाँ पर वही फिर अगेन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो गैस इक्वेशन क्या है हमारी, पी वी इज इक्वल टू में एन आर टी होता है, N1 है तो आर टी। अब यहाँ मुझे किसका रिलेशन चाहिए, P और T का, तो यानी कि यहाँ से v हमें एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से देखो ज़रा v की वैल्यू पुट करते हैं, v इज़ इक्वल टू में क्या आ गया, आर टी अपॉन में p। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, बिल्कुल सिंपल है कहानी, या नहीं है बता दो। तो यहाँ पर आप क्या करो, पुट कर दो सेकंड को इन फर्स्ट, तो देखो p एज इट इज़ ये वाला, और v की वैल्यू ये है आर टी अपॉन में p, और इस पूरे की पावर क्या हो गई, गामा हो गई, एंड इज इक्वल टू में k, ये बना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया था, इस केस में P निकाला था और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी थी। यहाँ पर क्या किया हमने यहाँ पर क्या किया, V की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सोचो खुद से P और T चाहिए, P है यहाँ T नहीं है, तो यानी कि यहाँ V की वैल्यू अगर मैं कुछ निकाल दूँ तो गैस इक्वेशन से V की वैल्यू निकाली। यहाँ पर T और V का रिलेशन था तो V है ऑलरेडी है, P नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ से गैस इक्वेशन से P की वैल्यू ली और यहाँ पुट करी। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, अब अगर आप देखोगे ये है P की पावर 1, ये हो गया R की पावर गामा, T की पावर गामा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये P की पावर गामा।
और इज इक्वल टू में के। अब देखो ये p की पावर 1 और ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस के गामा, समझ रहे हो ऐसे है ना, ये p1 और p गामा, तो p1 इंटू में p ऊपर जाएगा तो ये -1, तो ये p1 माइनस में गामा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो वही लिखा है 1 माइनस में गामा, ये हो गई कहानी यहाँ पर, ठीक है। और ये r तो कांस्टेंट है, इधर चला जाएगा, और ये क्या है हमारे पास t गामा, ठीक है जी। और यहाँ पर k के नीचे ये क्या जाएगा हमारा r गामा, तो ये भी पूरा r की कांस्टेंट की पावर कुछ भी वो भी क्या रहेगी हमारी कांस्टेंट में ही हम इसको काउंट करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो p1 माइनस में गामा t गामा, ठीक है, गामा है ये इस तरीके से साइन r सा बना देना ये, और इज इक्वल टू में कांस्टेंट, तो ये भी इसका एक रिलेशन आ गया आपके पास। क्लियर है, बताओ समझ में आया। तो सिंपल सी कहानी थी एडियाबैटिक और आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल इससे पिछली वीडियो में देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें बात करेंगे इनके वर्क डन की, ठीक है, ड्राइव करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल और वर्क डन इन एडियाबैटिक। क्लियर, तब तक के लिए ये करो आप। ओके जी, थैंक यू।